राजस्थान, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है शानदार किले, बड़े बड़े महल और वीरों की कहानियां। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। चलिए आज राजस्थान के इतिहास की उन गहराइयों में उतरते हैं जो इन महलों की नींव रखे जाने से भी लाखों साल पुरानी है। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान की पहचान ही उसकी मध्ययुगीन शानो शौकत से जुड़ी हुई है। पर सच तो ये है कि इस धरती पर इंसानियत की कहानी कहीं ज्यादा पुरानी और रोमांचक है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये तो पूरी कहानी ही पलट देती है। हम जिन मशहूर राजपूत राजाओं की बात करते हैं वो तो बस कुछ सदियों पहले की बात है, लेकिन राजस्थान में इंसानों की मौजूदगी लगभग 5 लाख साल पुरानी है। ये कितना बड़ा टाइम गैप है और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो आज हम राजस्थान के इतिहास की इन 4 जरूरी परतों को एक-एक करके खोलेंगे। हमारा सफर शुरू होगा पहले इंसानी कदमों से और खत्म होगा उस आखिरी प्राचीन साम्राज्य पर जिसने मध्ययुगीन राजस्थान की नींव रखी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, पाषाण युग से। ये वो वक्त था जब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए जूझ रहा था और धीरे धीरे उसने इस सूखी जमीन पर बसना सीखा। ये हजारों लाखों सालों में फैली एक कमाल की कहानी है। यहाँ देखिए जिंदगी जीने का तरीका कैसे पूरी तरह बदल रहा था। पुरापाषाण काल में इंसान पूरी तरह से खानाबदोश था, जो शिकार और खाने की तलाश में भटकता रहता था। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते छोटे और बेहतर औजारों की मदद से उसने जानवरों को पालना शुरू किया और एक जगह पर टिक कर रहना सीखा। और इस बड़े बदलाव का सबसे बड़ा सबूत हमें कहाँ मिलता है? वो है भीलवाड़ा में स्थित बागौर। ये सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं है, बल्कि ये भारत में एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत का जीता जागता सबूत है। तो बागौर इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये भारत की सबसे बड़ी मेसोलिथिक साइट है। यहीं पर हमें पूरे उपमहाद्वीप में पालतू भेड़ बकरियों के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। मतलब राजस्थान उन शुरुआती जगहों में से एक था जहां पशुपालन शुरू हुआ। यहां तक कि कब्रों में मिले सामान से पता चलता है कि उस जमाने के लोगों की कुछ मान्यताएं भी थीं। वाकई ये दक्षिण एशिया के इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो पाषाण युग से निकलकर अब हम आते हैं एक नए दौर में, कांस्य युग में। ये वो दौर था जब बड़ी बड़ी सभ्यताएं बन रही थीं और राजस्थान इस क्रांति के सेंटर में था, खासतौर पर मेटल और शहरी प्लानिंग के मामले में। इसी दौर का एक चमकता सितारा है कालीबंगा, जिसका मतलब है काली चूड़ियां। यह विशाल सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही जरूरी प्रांतीय राजधानी थी जो आज के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ये वाकई कमाल है। जरा सोचिए, कालीबंगा में दुनिया का सबसे पुराना जोता हुआ खेत मिला है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आज से लगभग 5000 साल पहले भी यहाँ के लोग खेती-बाड़ी में कितने आगे थे। कालीबंगा सिर्फ खेती में ही आगे नहीं था, यहाँ की सिटी प्लानिंग भी जबरदस्त थी। शहर एक ग्रिड पैटर्न में बसा था। यहाँ कुछ अनोखी आग की वेदियां मिली हैं जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होती थी। यहाँ तक कि एक प्राचीन भूकंप के निशान भी मिले हैं। लेकिन रुकिए, उस समय राजस्थान में सिर्फ हड़प्पा सभ्यता ही नहीं थी। उसी के साथ साथ मेवाड़ इलाके में एक और कल्चर फल फूल रहा था, आहाड़ बनास संस्कृति। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां कालीबंगा एक शहरी केंद्र था, वहीं आहाड़ बनास संस्कृति ग्रामीण थी और तांबा गलाने में माहिर थी, इसलिए उसे ताम्रवती भी कहते थे। तो सवाल ये है कि ये सारा तांबा आ कहाँ से रहा था? इसका जवाब है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ये कल्चर तांबे के विशाल भंडारों के पास बसा था और इसे भारत में कॉपर एज कल्चर्स की जननी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी ने सिंधु घाटी के बड़े बड़े शहरों को वो कीमती धातु सप्लाई की जिससे कांस्य युग की पूरी इमारत खड़ी हुई। अच्छा, तो कांस्य युग की इन स्थानीय संस्कृतियों के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब राजस्थान का इतिहास भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों के साथ जुड़ जाता है। ये वो दौर था जब राजस्थान एक बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शे का हिस्सा बना। इसकी शुरुआत होती है महाजनपद काल से। राजस्थान में उस समय था शक्तिशाली मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे आज हम बैराट के नाम से जानते हैं। इसका जिक्र महाभारत में भी आता है, जहां पांडवों ने अपने वनवास का 1 साल यहीं गुजारा था।
और फिर आया मौर्य साम्राज्य, और इस बात का पक्का सबूत हमें मिलता है सम्राट अशोक के एक शिलालेख से। बैराठ में मिला सम्राट अशोक का ये लेख साफ बताता है कि मौर्य शासन और बौद्ध धर्म दोनों ही राजस्थान की धरती तक पहुंच चुके थे। मौर्यों के बाद आया वो दौर जिसे भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, यानी गुप्त साम्राज्य, और राजस्थान भी इस खुशहाली का हिस्सा बना। सबूत के तौर पर बयाना में गुप्त काल के सिक्कों का एक पूरा खजाना मिला है। कोटा और मंडोर में गुप्त स्टाइल के मंदिर और मूर्तियां मिली हैं। मतलब साफ है कि ये इलाका उस महान सांस्कृतिक दौर का एक अहम हिस्सा था। गुप्त साम्राज्य के ढलने के बाद एक ऐसी ताकत उभर कर सामने आई जिसने, कह सकते हैं कि प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के बीच एक पुल का काम किया। ये थे गुर्जर प्रतिहार, जिन्हें उत्तर भारत का रक्षक भी कहा जाता है। लेकिन ये गुर्जर प्रतिहार थे कौन? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली जैसा है। वो खुद को प्रतिहार कहते थे, जिसका मतलब होता है द्वारपाल, और वो खुद को लक्ष्मण का वंशज बताते थे। लेकिन उनके नाम के साथ ये गुर्जर शब्द कैसे जुड़ा, इस पर आज भी बहस होती है। इस बारे में मोटे तौर पे 2 थियरीज हैं। पहली ये कि गुर्जर उस जगह का नाम था जहां से वो आए थे, और दूसरी थियरी ये है कि गुर्जर उनकी जनजाति या कबीले का नाम था और प्रतिहार उस कबीले के अंदर का एक खास क्लैन या वंश था। दोनों ही बातों के पक्ष में अपने अपने तर्क दिए जाते हैं। इनका सफर शुरू होता है 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम के साथ, और राजा मिहिर भोज के समय में ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन फिर अंदरूनी लड़ाइयों और बाहरी हमलों ने इन्हें कमजोर कर दिया, और 11वीं सदी की शुरुआत में इस राजवंश का अंत हो गया। लेकिन अगर गुर्जर प्रतिहारों की सबसे बड़ी देन की बात करें तो वो ये थी कि उन्होंने सदियों तक पश्चिमी सीमाओं से होने वाले विदेशी हमलों के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर काम किया। और जब उनका पतन हुआ, तभी उन राजपूत राज्यों के उदय का रास्ता साफ हुआ, जिनके लिए आज राजस्थान जाना जाता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, पाषाण युग के पहले इंसानों से लेकर सिंधु घाटी के शहर बनाने वालों तक और महान साम्राज्यों से लेकर प्रतिहार रक्षकों तक, इस 5 लाख साल के लंबे और गहरे इतिहास ने आखिर उस वीर राजपूत संस्कृति की नींव कैसे रखी जिसे हम आज जानते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो राजस्थान के अतीत को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है।